नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा सवेरा की शुरुआत करेंगे गाजियाबाद से आई खबर के साथ, जहां साहिबाबाद में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जहां एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। गनीमत ये रही कि कार सवार दोनों लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचा ली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल सका है कि आग किन कारणों की वजह से लगी। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद से आई ये तस्वीरें हैं, जहां चलती कार आग का गोला बन गई। धू धू कर ये आग जलने लगी, ये पूरी कार जलने लगी। हालांकि गनीमत ये रही कि कार में सवार दोनों लोगों ने मुश्किल से अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, मौके पर गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया गया। लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किन कारणों की वजह से लगी थी। लेकिन राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। दोनों कार सवार अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। चलती कार में अचानक आग लगी, अफरा तफरी मच गई। मौके पर कार सवारों ने कूदकर अपनी जान बचाई। सोनभद्र में तो करोड़ों की मशीन ही आग में जल गई। यहां एनसीएल कोल परियोजना में खड़ी टाटा हिटाची हाइड्रोलिक साबेल मशीन में भयंकर आग लग गई। जब तक कोल खदान में दमकल की गाड़ी पहुंचती, तब तक करोड़ों की मशीन पूरी तरह आग में खाक हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि इस मशीन की कीमत करीब 15 करोड़ की थी और एनसीएल के अधिकारियों की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। करोड़ों की मशीन आग में जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि अधिकारियों की वजह से ये हादसा हुआ है, ये इतनी बड़ी घटना हुई है। टाटा हिटाची हाइड्रोलिक साबेल मशीन है ये, जो इस वक्त आपको तस्वीरों में जलती हुई नजर आ रही होगी। लापरवाही हुई और उस लापरवाही का नतीजा ये है कि 15 करोड़ की ये मशीन पल भर में खाक हो गई, आग की लपटों में घिर गई और देखते ही देखते ये मशीन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई, खराब हो गई, खाक हो गई। एनसीएल कोल परियोजना में ये मशीन खड़ी हुई थी। और अगली बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से, जहां पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ सामने आई है। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है। गैंग के साथ कार लूट को अंजाम देता था बदमाश के पास से अवैध तमंचा, लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई और इस मुठभेड़ में पुलिस को सफलता हाथ लगी। 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ, जो कि पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। गैंग के साथ ये कार की लूट को अंजाम दिया करता था। तलाश इसकी पुलिस कर रही थी और पुलिस को सफलता उस वक्त मिली जब बदमाश और पुलिस आमने सामने आ गए। बदमाश के पास से अवैध तमंचा, लूटी गई बाइक भी बरामद कर ली गई है। 25,000 का इनाम इस बदमाश पे था, जो अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। दरअसल पुलिस और इस बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश घायल हुआ। और अगली खबर गाजियाबाद से, जहां कविनगर के राजापुर गांव में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। दरअसल यहां पर कार और बाइक को आगे निकालने को लेकर पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर जाकर हमला बोल दिया, जिसमें एक महिला घायल बताई जा रही है। तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कविनगर थाना क्षेत्र के राजापुर गांव का ये पूरा मामला है, जहां वाहनों को आगे निकालने की होड़ कैसे भारी पड़ गई, ये हम आपको बता रहे हैं। दरअसल कार और बाइक सवारों में बहस हुई। कार या बाइक को आगे निकालने को लेकर वहां पर मामूली कहासुनी हुई, लेकिन इस मामूली कहासुनी ने बड़ा रूप अख्तियार उस वक्त कर लिया जब एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर पर जाकर हमला बोल दिया। उधर कानपुर में दो समुदायों के बीच भयंकर मारपीट हुई। यहां खूब लाठी डंडे चले, हाथापाई हुई। मामला नौबस्ता इलाके का है। यहां एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मारपीट से हड़कंप मच गया। इस विवाद में कई लोग घायल हो गए। कानपुर से आई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल दो पक्षों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, कहासुनी हुई थी, लेकिन देखते ही देखते ये मामूली बात भारी पड़ने लगी और एक दूसरे
पर हमले होने लगे। दो पक्षों के बीच में जमकर मारपीट हुई है। कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। खूब चले हैं लाठी और डंडे। अरे ये देख रहे हो, अब हम जो बना रहे होंगे वरना काम करना अपना काम करो। बंद करो भैया, बंद करो। आप सब सगे भाई देख रहे हो, अरे ये देख रहे हो, अब हम जो बना रहे होंगे वरना काम करना अपना काम करो। तो कानपुर से तस्वीरें सामने आई हैं। दरअसल मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ था और ये झगड़ा देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया वो आप तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, लाठी डंडों से एक दूसरे पर वार करने लगे, एक दूसरे की पिटाई करने लगे। अरे ये देख रहे हो, अब हम जो बना रहे होंगे वरना काम करना अपना काम करो। और कानपुर से बिकरू कांड से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। विकास के खजांची जय वाजपेयी के भाइयों पर इनाम घोषित कर दिया गया है। जय वाजपेयी के तीनों भाइयों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है। अब तक तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जांच कर रही एसआईटी ने पुलिस अफसरों के बयान लिए। 30 अगस्त तक बिकरू कांड की रिपोर्ट भेज सकती है एसआईटी। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर ये है कि विकास दुबे का खजांची जय वाजपेयी, जिस पर पहले ही शिकंजा कसा जा चुका है, अब उसके तीनों भाइयों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। 25-25 हजार का इनाम तीनों भाइयों पर घोषित कर दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या भूमिका पुलिस की थी, क्या हुआ था दरअसल उस रात गांव में, तमाम बातों की जांच एसआईटी कर रही है। विकास दुबे की कॉल डिटेल्स खंगाली जा रही है, उसके जो कनेक्शन हैं वो भी खंगाले जा रहे हैं और वो रिपोर्ट एसआईटी 30 अगस्त को सौंप सकती है। इससे पहले आपको बता दें कि 30 जुलाई को रिपोर्ट सौंपी जानी थी, लेकिन वक्त कम होने की वजह से एसआईटी रिपोर्ट नहीं सौंप सकी थी। अब 30 अगस्त तक बिकरू कांड की रिपोर्ट एसआईटी दे सकती है, ऐसी बड़ी जानकारी मिल रही है। और बड़ी जानकारी ये भी है कि विकास के खजांची जय वाजपेयी के भाइयों पर अब इनाम की घोषणा कर दी गई है। जय वाजपेयी के तीनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य और एम्बुलेंस सेवा कितनी अच्छी है, इसकी पोल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो खोल रहा है। वीडियो मेरठ के लिसाड़ी गेट का बताया जा रहा है, जहां एक बेटा अपने बुजुर्ग पिता को उपचार के लिए चारपाई पर लिटाकर ई रिक्शा से ले जाता हुआ दिख रहा है, जिसका वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तो ये चारपाई पर सिर्फ पीड़ित नहीं है, बल्कि ये कहिए कि चारपाई पर पूरा स्वास्थ्य सिस्टम आ गया है, पूरी वो सुविधाएं आ गई हैं जिनका हवाला शासन प्रशासन की तरफ से दिया जाता है। क्योंकि जब जब आम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तब तब ये जो सुविधाएं हैं ये नदारद नज़र आती हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो वाकई में शर्मनाक है। एक पिता जो कि बीमार है, एक बेटा जो मजबूर है, उसे अपने पिता को ट्रीटमेंट दिलाना है, उसका उपचार करवाना है, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है। तो देखिए, रिक्शे में चारपाई डालकर पिता को ले जाने की कोशिश की जा रही है। वहीं कोरोना काल में सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। जालौन में तमाम नियमों को ताक पर रखकर प्राइवेट स्कूल भी खोले जा रहे हैं। यहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए छात्रों की जिंदगी से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई कराने का एक वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने स्कूल प्रबंधक और प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि अभी तक इस स्कूल पर नजर क्यों नहीं पड़ी और आखिरकार किसके आदेश पर स्कूल खोला गया, क्योंकि सीधे सीधे बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, कोरोना अभी भी आपके और हमारे बीच में मौजूद है। ऐसे में बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल बुलाना कितना रिस्की हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। और अगर बच्चों को कोरोना हो जाता है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी बड़ा सवाल है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, एबीपी गंगा इन तस्वीरों को दिखा रहा है। सिर्फ कार्रवाई की बात अभी बीएसए की तरफ से की गई है, लेकिन वो कार्रवाई कब की जाएगी, स्कूल कब बंद होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि ये स्कूल बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है, क्योंकि अभी तक सरकार ने स्कूल खोलने की इजाजत नहीं दी है। अभी भी स्कूल ताले बंद हैं।
और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, वापस लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बाढ़ से मचे हाहाकार की तस्वीर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। नजर अब बाढ़ के हालातों पर डालते हैं। यूपी में कई जिलों में बाढ़ से हालत खराब है। जगह जगह आई बाढ़ ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें हैं। बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी और सीतापुर की ये तस्वीरें हैं। और आप इन 4 तस्वीरों को देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर बाढ़ ने कितनी तबाही मचानी शुरू कर दी है और लोगों की जिंदगी कैसे पानी के बीच बेबस नजर आ रही है। बहराइच में भी जहां तलक नजर जा रही है सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। श्रावस्ती में भी कुछ ऐसा ही आलम है, बहाव देखिए कितना तेज है पानी का। लखीमपुर खीरी में लोग परेशान हो गए हैं और सीतापुर में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं, क्योंकि लोग अब बेहद परेशान हैं। उनके घरों तक पानी पहुंच गया है। आलम ये हो गया है कि जिस गांव में वो बड़ी आसानी से रहा करते थे, अब उस गांव में नाव के सहारे उनको घूमना पड़ रहा है। देखिए कैसे पानी के बीच में खाना पकाने की कोशिश की जा रही है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जो ये बता रही हैं कि यूपी में बाढ़ ने प्रचंड रूप अख्तियार कर लिया है और अब लोग परेशान हो रहे हैं। लोगों को इंतजार है शासन प्रशासन की मदद का। तो आपने 4 तस्वीरें तो देख ली, लेकिन हम आपको कुछ और जगहों के हाल भी दिखाते हैं। कासगंज में गंगा का रौद्र रूप दिख रहा है। तटवर्ती इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पटियाली तहसील के 4 गांव तो ऐसे हैं जिनका संपर्क भी मुख्य मार्गों से टूट गया है। घरों में पानी घुस गया है तो हजारों बीघा फसल भी बर्बाद हो चुकी है। स्थानीय लोगों की माने तो पिछले 3 दिन से जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। गंगा नदी में बाढ़ के खतरे को भांपकर कासगंज जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। कासगंज जिला प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष की स्थापना कर जनपद भर के सभी तटवर्ती गांव की निगरानी शुरू कर दी है। साथ ही नरोरा बैराज से छोड़े जा रहे पानी पर भी जिला प्रशासन की नजर है। हालांकि जिला प्रशासन की लापरवाही भी किसी से छिपी नहीं है, क्योंकि बाढ़ से बचने के लिए जो इंतजाम पहले से होने चाहिए थे वो इंतजाम जमीन पर कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो बाढ़ ने जीना मुश्किल कर दिया है लोगों का। घरों तक पानी आ गया है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और लोग परेशान हैं। उधर अगर गोंडा की बात कर लें तो यहां भी हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं हैं। यहां कई बैराज से छोड़े गए पानी के बाद घाघरा और सरयू नदी उफान पर हैं। खतरे के निशान से नदियां ऊपर बह रही हैं। 2 तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कर्नलगंज तहसील क्षेत्र में बाढ़ का प्रकोप है, जिसके चलते लोग पलायन करने को मजबूर हैं। तो वहीं लोगों को सिर्फ सरकारी मदद का इंतजार है जो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इस मामले पर एसडीएम कर्नलगंज ने कहा है कि सभी को आने जाने के लिए नाव की व्यवस्था की गई है। राहत सामग्री बांटी जा रही है और त्रिपाल की व्यवस्था कराई गई, जिससे लोग बांध पर रह सके। जिला प्रशासन लगातार बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में जुटा हुआ है। तो घाघरा और सरयू नदी दोनों ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है, जिसकी वजह से गोंडा के 2 तहसीलों में सबसे ज्यादा बुरा हाल है। घरों तक पानी घुस गया है। लोगों के पास रहने के लिए अब घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है। जो पशु हैं वो भी भूखे मर रहे हैं, क्योंकि फसलें भी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी हैं। लोगों को जहां प्रशासन की मदद का इंतजार है तो प्रशासन कह रहा है कि हमने नाव मुहैया करा दी है। उस गांव में रहने वाले लोगों को हमने त्रिपाल की व्यवस्था करा दी है कि बांध पर लोग रह लें, लेकिन खाने की जो सामग्री है वो पहुंची या नहीं पहुंची, ये जवाब प्रशासन की तरफ से भी नहीं आया है और लोग तो परेशान हैं ही। उधर बस्ती में भी सरयू लोगों को डरा रही है। सरयू किनारे बसे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, लेकिन यहां लोगों को 40 साल से बांध का निर्माण ना होने से अब तक इंतजार है। यहां लोगों की माने तो हर साल ऐसे ही बदतर हालात होते हैं। लोगों की माने तो केशवपुर तक बांध निर्माण हुआ, लेकिन अभी 4 किलोमीटर का इलाका ऐसा है जहां बांध ना बनने से हालात बदतर हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाढ़ के दौरान शासन के उच्च अधिकारी दूर के गांव से ही निरीक्षण कर वापस चले जाते हैं।
तो देखिए, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उन्हें देखकर ये कहना गलत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। गोंडा, वाराणसी, बहराइच, एटा जैसे जिलों के गांव में अब भी लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। घर तबाह हो चुके हैं, खेतों में लगी फसलें बर्बाद हो गई हैं, जीने का जैसे आसरा ही छिन गया है। सवाल है कि इन्हें मदद कब और कितनी मिलेगी। जब घर, आंगन और खेत खलियान में जब पानी ही पानी हो तो जिंदगी इसी तरह नावों पर सवार हो जाती है। तस्वीर गोंडा के कर्नलगंज तहसील क्षेत्र के नखारा गांव की है, जहां बैराज से डिस्चार्ज किए गए पानी के बाद घाघरा नदी खतरे के निशान को पार कर गई और पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया। लोग विस्थापित होकर ऊंचे स्थानों पर शरण लेने के लिए निकलने लगे। दो 2000 की आबादी के लिए जिला प्रशासन की तरफ से नावों की व्यवस्था की गई। ऊंचा होकर बह रहा है, जिसमें हमारे नकैरा गांव है जो बंदे के अंदर पड़ता है, एलगन चरसड़ी बांध के अंदर पड़ता है। उसमें नकैरा गांव के 3 पूर्वे प्रभावित हुए हैं, जिसमें से जो वहाँ के पशु हैं उनको ऊंचाई वाले क्षेत्रों में शिफ्ट किया गया है। लोगों के लिए पर्याप्त वहाँ पे व्यवस्था कराई गई है। जो उनको राहत किट बांटी जानी थी, राहत किट बांटी गई है। महादेव की नगरी में भागीरथी का उफान जारी है। घाट जलमग्न और मंदिरों में पानी भरा है। लोग परेशान हैं। घाटों का व्यवसाय चौपट हो चुका है। चिंता इस बात की है कि आगे क्या होगा। दरअसल वाराणसी में गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्या पुरोहित, क्या नाविक और क्या आम आदमी, हर कोई दुश्वारियां झेलने को मजबूर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गंगा का जल बढ़ रहा है और अब किनारे पर दिक्कत शुरू हो गई। आप देखिए, जल में विलीन सीढ़ियां, जलाघोष मंदिर और किनारे पर दहशत। बनारस में इस तरह का माहौल इस समय है। हर ओर आपको गंगा का जल ही जल दिखाई देगा। वहीं कासगंज में बाढ़ के भयंकर खतरे को इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। नौरारा बांध से प्रतिदिन हो रहे लाखों क्यूसेक पानी के डिस्चार्ज से यहाँ के कई इलाके जलमग्न हैं। सड़कों में पानी भर गया है। कई जगह पर सड़कें कट गई हैं। जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। चौकियां बनाकर निगरानी की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। आपको बता दें कि जनपद कासगंज में गंगा करीब 40 किलोमीटर के दायरे में बहती है। उधर नेपाल से छोड़े गए पानी से बहराइच जिले की 3 तहसीलों में बाढ़ से हाहाकार मचा है। हालात काफी गंभीर हो चुके हैं। घाघरा नदी के किनारे 80 से अधिक गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। बाढ़ से हालात इतने खराब हैं कि घाघरा नदी एलिंगन ब्रिज पर खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। करीब 1 दर्जन से अधिक संपर्क मार्ग जलमग्न हो गए हैं। हजारों बीघे फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत और बचाव कार्य नाकाफी साबित हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।